हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्कूल ऑफ जॉ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है। और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। और ये जो आपकी बुक है इसका नाम है भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। देखिए, ये जो आपकी बुक है इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करवा रही हूँ। और इसकी सीरीज़ पूरी चल रही है जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर करवा दिया है। अगर आपने ये तीनों ही पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि तीनों पार्टों में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कवर किया है। क्योंकि देखिए, ये बुक ना बहुत बड़ी है। अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो बुक पूरी कवर नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो आप सारे पार्ट्स को देखना एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो होने वाली है, यानी हम इसमें क्वेश्चन विद आंसर देखने वाले हैं। चलिए, लास्ट वीडियो में जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस हों आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा कीजिए। यानी जो भारत है उसमें जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उनकी आपको चर्चा करनी है। इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। क्योंकि देखिए, इन्होंने जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उन्हें एक नए मोड़ देने का प्रयास किया। यह आंदोलन मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा चलाए गए जिन्होंने अहिंसात्मक आंदोलनों से निराश होकर हिंसक संघर्ष का रास्ता अपनाया। क्योंकि देखिए, पहले तो अहिंसात्मक जो आंदोलन थे वही चल रहे थे जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उम्मीद छूट गई थी अहिंसात्मक आंदोलन से, इसलिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रारंभिक अव्यवस्था। यानी जो प्रारंभिक अव्यवस्था थी वो कैसे शुरू हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हो गई थी। यानी 19वीं शताब्दी का अंत था और 20वीं शताब्दी की प्रारंभ था। सबसे पहले बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार हुआ। यानी सबसे पहले जो क्रांतिकारी विचारधाराएं आई थी वो बंगाल में आई थी। बंगाल में अनेक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई। यानी बंगाल में हम बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी संगठन देख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं अवधूत संघ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनका भी संगठन हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। यानी जो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे जो क्रांति कर रहे थे एक्चुअल में। जैसे कि पहला आप लिखेंगे आज़ाद हिंद फौज, जिसके जो नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की। यानी आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी जो स्थापना की थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशक्त संघर्ष के माध्यमों से भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाना था। यानी ये संघर्ष कर रहे थे, वो भी सशक्त संघर्ष स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस संगठन में भाग लिया। यानी देखिए, ये जो संगठन है इसमें जो प्रमुख नेता थे वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल थे। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त संघर्ष था। यानी इसमें भी जो सशक्त संघर्ष था उसको बढ़ाना ही था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गांधीवादी और क्रांतिकारी संघर्ष का समावेशन। किस तरह से गांधीवाद के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अहिंसा के रास्ते से संघर्ष किया जा रहा था। यानी देखिए, गांधीवादी नेतृत्व में भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसके माध्यम से अहिंसा का जो संघर्ष था वो किया जा रहा था, यानी अहिंसक रूप से। जबकि क्रांतिकारी संगठन हिंसक संघर्ष के रास्ते पर आ गए थे। यानी हम कह सकते हैं कुछ ऐसे क्रांतिकारी संगठन थे जो कि हिंसा के मार्ग अपना रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उग्र संघर्ष को अपनाया। यानी आप इन लोगों के नाम लिख सकते हैं जिन्होंने उग्र जो संघर्ष है उसको अपनाने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख घटनाएं। ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, तो पहली आप लिखेंगे काकोरी कांड। काकोरी कांड जो कि हमारा 1925 में हुआ था, ये एक प्रमुख क्रांतिकारी घटना थी जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश खजाना था या सरकारी खजाना था उसको लूटने का प्रयास किया गया भारतीयों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस, जो कि हमारा 1929 में हुआ था। भारतीय सिख
सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया और ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। देखिए इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स थे उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और उनकी यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक स्तर पर एक नया आयाम दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज थी वो और ज़्यादा सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। अब हम देखेंगे आंदोलनों का प्रभाव कि जो आंदोलन थे इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारतीय जनता में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उग्र संघर्ष की भावना को प्रेरित किया। क्रांतिकारियों ने बलिदान और संघर्ष ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को अतः भारत में हटने पर मजबूर कर दिया। यानी देखिए ये सभी जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए जा रहे थे आंदोलन थे, इसी की वजह से जो ब्रिटिश शासन है वो लास्ट में भारत से हटने के लिए एक तरह से मजबूर हो गया था। ठीक है, इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय जनता के बीच देशभक्ति की भावना को उजागर किया। इसी वजह से हम कह सकते हैं जो भारतीय जनता है उनमें जो देशभक्ति प्रेम है या देशभक्ति की जो भावना है वो उत्पन्न हुई और देशभक्ति के लिए वो सभी लोग प्रेरित हुए या फिर ये कहें देशभक्ति से जुड़ने लगे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बदलते स्वरूप की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में भारतीय राजनीति में जो सांप्रदायिकता के बदलते स्वरूप है उनकी विवेचना करनी है, उनके बारे में आपको बताना है। तो हम परिचय देखेंगे। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ चेंज होता आ रहा है, जो भारतीय समाज की विविधता और जटिलताओं को दर्शाता है। यानी जो हमारे भारतीय है उसमें जो समाज है यानी जो हमारे भारतीय समाज है इसकी विविधता और जटिलता को दर्शाता है। ये सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक या सामाजिक भेदभाव करना। यानी सांप्रदायिकता का अर्थ ही ये है कि धर्म, जाति या फिर संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक या फिर सामाजिक भेदभाव करना। भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास लंबा और पेचीदा है, क्योंकि हम भारत में देख सकते हैं जो सांप्रदायिकता का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा लंबा और पेचीदा भी है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ों के आधार पर भेदभाव किया जाता था और ये स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तक विभिन्न रूपों में सामने आया है और इसके जो रूप हैं वो हमेशा बदलते रहे हैं। पहले अलग रूपों में था और जो स्वतंत्रता के बाद अलग रूपों में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, विभिन्न जो रूप हैं इसके बदलते देख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रारंभिक काल में सांप्रदायिकता। यानी जो प्रारंभिक काल था उसमें सांप्रदायिकता कैसी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिकता का आरंभिक रूप ब्रिटिश साम्राज्य के राजनीतिक हितों से जुड़ा था। यानी देखिए अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो इसका प्रारंभिक रूप था वो ब्रिटिश साम्राज्य की जो राजनीति है उससे जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन ने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन की खाई को और गहरा कर दिया। यानी देखिए जो ब्रिटिश थे इन्हें पता चल गया था अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो इन पे कोई और शासन नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है एक साथ मिल जाए। इसीलिए इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया, यानी बांटो और राज करो, जिसकी वजह से इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई करवाई, दंगे करवाए और वो दंगे जो हैं उसका रिजल्ट आज भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो दंगे हैं, ये जो फसाद हैं, ये अंग्रेज़ों की ही देन है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे मुस्लिम लीग का गठन भी इस दौर में हुआ और इसी वजह से जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे मुसलमानों के लिए अलग राजनीति की मांग जोर पड़ने लगी, जिसका परिणाम पाकिस्तान के रूप में सामने आया। और धीरे धीरे जो मुसलमान थे या ये कहें उस टाइम के मुसलमान थे, उन्होंने अलग राजनीति, अलग देश की मांग करने शुरू कर दी। किस पार्टी ने? जो कि मुस्लिम लीग थी, उसकी वजह से या ये कहें उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान आज हमसे अलग है, क्योंकि पाकिस्तान की ही उन्होंने अलग मांग की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे विभाजन और बाद की सांप्रदायिकता, यानी विभाजन के बाद की जो सांप्रदायिकता है उसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे भारत के विभाजन यानी 1947 के बाद में के साथ सांप्रदायिकता की समस्या और भी गंभीर हो गई, क्योंकि अब जो भारत था वो विभाजित हो गया था। इसी वजह से जो सांप्रदायिकता की समस्या थी वो और भी बढ़ गई थी। हिंदू मुस्लिम दंगे जो विभाजन के दौरान हुए भारत में सांप्रदायिकता तनाव को एक स्थायी और भयानक रूप दे गई, क्योंकि देखिए जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उस टाइम पे, विभाजन के टाइम पे, वो आज भी उसका जो तनाव है, उसकी जो अस्थिरता है वो हम देख सकते हैं। विभाजन के बाद भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के रूप में विकसित हो गया और विभाजन के बाद में जो ये सांप्रदायिकता का स्वरूप है ये एक धर्म के आधार पर हो गया, जो कि अब वोट बैंक का कार्य करता है, क्योंकि जब भी नेताओं को वोट चाहिए
होती है वो धर्म के मुद्दे को उठाते हैं और वोट मांग लेते हैं। ऐसा एक्चुअल में ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता का आधुनिक स्वरूप, यानी जो सांप्रदायिकता है वो अभी किस तरह से यानी आधुनिक रूप में कैसे है। तो इसको देखेंगे, आधुनिक भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप अब अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलता है। अलग अलग स्वरूपों में कैसे देख सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे राजनीतिक दलों का धर्म आधारित प्रचार, यानी राजनीतिक जो दल होते हैं वो धर्म आधारित जो प्रचार करते हैं उसमें भी हम सांप्रदायिकता देख सकते हैं। किस तरह से राजनीतिक दलों ने सांप्रदायिकता मुद्दे को अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जब भी चुनाव शुरू होते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं या राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पार्टी है उसको जिताने के लिए जो धर्म है उसका प्रयोग करते हैं कि हम इस धर्म से हैं, हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम धार्मिक चीज़ों को बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से वो वोट मांग लेते हैं। भाजपा और कुछ अन्य दलों ने हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों और मुद्दों का इस्तेमाल किया है। यानी अगर हम भाजपा की बात करें तो कुछ ऐसे दल हैं या फिर कुछ ऐसे प्रतीक हैं जिनका उन्होंने हिंदू दल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन प्रतीकों या फिर उनका इस्तेमाल किया है। उसके उदाहरण के रूप में राम मंदिर आंदोलन, क्योंकि देखिए राम मंदिर आंदोलन बनवाया गया या ये कहें राम मंदिर बनवाया गया, जिसकी वजह से सारे हिंदू उनकी तरफ चले गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि विकास होगा या नहीं होगा, वो सिर्फ धर्म के ऊपर चले गए। अब आगे देखेंगे कश्मीर के अनुच्छेद 370 का मुद्दा और गाय के मुद्दे, यानी देखिए आप इसमें कई मुद्दे ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा लिख सकते हैं, अनुच्छेद 370 लिख सकते हैं और गाय के मुद्दे को लिख सकते हैं, जो कि राजनीति जो पार्टियां होती हैं या राजनीतिक जो दल होते हैं वो धर्म को लेकर करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ उठती आवाज़ें, यानी जो धर्मनिरपेक्षता है उसके खिलाफ कौन कौन सी आवाज़ें उठती हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन विभिन्न सांप्रदायिक दल और संगठन धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक रणनीति बनाती हैं। देखिए हमारा जो भारत है और हमारे भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता है, उसमें धर्म की बात कही नहीं गई है, लेकिन फिर भी राजनीतिक जो दल हैं और जो संगठन है वो धर्म के आधार पर अपनी रणनीतियाँ बनाती हैं, अपनी पार्टियाँ बनाती हैं। ये धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को चुनौती देती है, क्योंकि हमारा भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, फिर भी तुम धर्म के आधार पर कर रहे हो तो क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देने का ही तो कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आतंकवाद और सांप्रदायिकता दंगे किस तरह से पाकिस्तान के साथ तनाव, कश्मीर में आतंकवाद और भारत में सांप्रदायिकता दंगे जैसे 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस और 2002 का गुजरात दंगे ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को और बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए हमारे जो पाकिस्तान के साथ हमेशा तनाव रहता है, कश्मीर में आतंकवाद रहता है और जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ाने के लिए जो बाबरी मस्जिद पर ध्वस्त की गई थी वो हो गया 2002 में, जो गुजरात में दंगे हुए थे, ये सभी इसका उदाहरण लिख सकते हैं आप सांप्रदायिकता का। इन घटनाओं ने धार्मिक समुदायों की असहमति और दुश्मनी को और गहरा कर दिया है, क्योंकि इसी की वजह से जो धार्मिक समुदाय होते हैं या धार्मिक जो समुदाय होते हैं उनके बीच में असहमति और जो दुश्मनी है वो पैदा हो जाती है। देखिए ये जो राजनेता होते हैं ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनता में बँटवारा कर देते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने किया था, ये कहें ब्रिटिश अधिकारियों ने किया था, रूल एंड डिवाइड का पॉलिसी ये लोग अपना लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव, यानी जो मीडिया है और सोशल मीडिया है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज के दौर में मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया, सांप्रदायिकता के प्रसार में अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि अगर मीडिया कुछ गलत सिखाती है या गलत दिखाती है तो मीडिया की वजह से जो लोग हैं वो भी उसको गलत ही ले लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली खबरें और संदेश तेजी से फैलते हैं, जो समाज के विभाजन पैदा करती है और राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी देखिए मीडिया जो है या ये कहें सोशल मीडिया है जो है वो धार्मिक जो मुद्दे होते हैं या ऐसी चीज़ें जो नफरत फैला सकती हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और इनका जो फ़ायदा होता है वो राजनीतिक जो दल होते हैं वो उठाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। पहले यह ब्रिटिश शासन की नीति का परिणाम था, क्योंकि पहले शुरुआत में जो था ये ब्रिटिश शासन की नीतियों का ही परिणाम था, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने ही शुरू किया था डिवाइड एंड रूल का जो नियम है ये इन्होंने ही शुरू किया था। लेकिन अब ये एक शांति शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण बन चुका है, क्योंकि अब हर नेता इसका यूज़ करता है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। आज ये न केवल चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और विभाजन को भी पैदा करता है, क्योंकि अब ये सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए नहीं बल्कि जो समाज में विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच तनाव और जो भेदभाव है उसको बढ़ाने का भी कार्य करता है। हालांकि भारतीय लोकतंत्र की मजबूरी और धर्मनिरपेक्षता
कि सिद्धांत के बावजूद सांप्रदायिकता एक चुनौती बन चुकी है, जिसे दूर करने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता है। यानी देखिए, जो हमारा भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा बड़ी सांप्रदायिकता जो है वो चुनौती बन गई है, और इसे दूर करने के लिए बहुत ठोस कदमों की आवश्यकता है, ताकि जो कोई भी राजनेता है या कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर कुछ वोट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ ना कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। यानी आपको द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बारे में बताना है, इसकी जो उत्पत्ति है इसके बारे में आपको इसमें बताना है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो परिचय है, परिचय में आप लिख, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखा। यानी जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है उसने हिंदू और जो मुस्लिम है इन्हें अलग अलग समुदायों के रूप में देखा और अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखा। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रों के सदस्य हैं। यानी इस सिद्धांत का मानना है कि जो भारत में रह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों अलग अलग राष्ट्र के सदस्य हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो भी एक राष्ट्र में रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक होने चाहिए, जिसमें धर्म संस्कृति और जीवन शैली अलग अलग है। ठीक है, ये सिद्धांत विशेष रूप से पाकिस्तान निर्माण का आधार बना और भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिकता विभाजन का वो मजबूत किया। यानी देखिए, ये जो है ये पाकिस्तान के आधार पर बना, और जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें सांप्रदायिकता विभाजन का एक मजबूत मुद्दा बन गया, क्योंकि इसके आधार पर जो सांप्रदायिकता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब हम देखेंगे उत्पत्ति और ऐतिहासिक संदर्भ, यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की उत्पत्ति ब्रिटिश राज्य के दौरान मुस्लिम नेताओं और धार्मिक विचारधाराओं के विचारों से हुई। यानी देखिए, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, जो मुस्लिम नेता और जो धार्मिक विचारधाराओं थे इसकी वजह से। हालांकि इसके कुछ बुनियादी तत्वों से पहले ही मुस्लिम समाज में मौजूद थे। यानी इसके जो बुनियादी तत्व थे वो पहले से ही मुस्लिम समाज में मौजूद थे, लेकिन इसे सबसे स्पष्ट रूप से औपचारिक रूप में सामने लाया मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने। यानी देखिए, अगर हम ऐसे ये कहेंगे स्पष्ट रूप से जो सामने लाया वो मोहम्मद अली जिन्ना ने लाया, जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रारंभिक विचार और मुस्लिम पहचान। यानी जो प्रारंभिक विचार हुआ था इसका जो मुस्लिम पहचान थी, 19वीं शताब्दी में भारतीय मुस्लिम समाज में पश्चिमी शिक्षा, संस्कृति और समाज सुधार का प्रभाव बढ़ने लगा था, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा और जो सुधार नीति थी उनका प्रभाव बढ़ने लगा था 19वीं शताब्दी में। हालांकि भारतीय मुस्लिम समाज की पहचान को लेकर विभिन्न विचारधाराएं थी, क्योंकि अपनी अपने सभी धर्मों के लिए अलग अलग विचारधाराएं थी, ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लिए भी थी। लेकिन मुस्लिम समुदायों ने यह महसूस किया कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान हिंदू समाज से अलग है, और कुछ मुसलमानों का कि ये मानना हो गया कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, वो हिंदू लोगों से अलग है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे मुस्लिम लीग का संगठन। यानी जो मुस्लिम लीग है उसका संगठन कैसे हुआ। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद यह संगठन मुसलमानों में राजनीतिक अधिकारों और हितों की संरक्षण के लिए सक्रिय हुआ। यानी देखिए, इसकी जो स्थापना हुई वो 1906 में हुई, और इसके बाद में ये राजनीतिक जो हित है या ये कहें राजनीतिक जो संरक्षण है उसके लिए सक्रिय रूप से काम करने लगा। लीग ने धीरे धीरे यह तर्क देना शुरू किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिसके बीच सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव है। और धीरे धीरे ये जो मुस्लिम लीग थी इसका ये मानना होने लगा, ये विचार होने लगे कि जो मुसलमान है और जो हिंदू हैं वो अलग अलग राष्ट्र हैं, और दोनों की जो धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो भिन्न है, तो दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखें मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। यानी मुस्लिम लीग ने किस तरह से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लाया। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कोई ही सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक समानताएं नहीं हैं, और इसी प्रकार एक ही राष्ट्र में सदस्य नहीं हो सकते। यानी देखिए, जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन्होंने धीरे धीरे बताया कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं उनके बीच में सांस्कृतिक या धार्मिक और राजनीतिक जो समानता है वो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों एक ही राष्ट्र में नहीं रह सकते, इसलिए दोनों को अलग अलग राष्ट्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में कराची में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की प्रस्ताव पेश किया। यानी देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 1940 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था लीग ऑफ नेशन का, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की जो प्रस्ताव है वो पेश किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता पर जोर दिया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ये प्रस्ताव बाद में पाकिस्तान के निर्माण के आधार के रूप में स्थापित हुआ, और बाद में इसी प्रस्ताव के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे। आगे अब हम देखेंगे
हिंदू मुसलमान तनाव और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। किस तरह से जो हिंदू मुसलमान तनाव था और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत आया। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। यानी इसका जो प्रमुख बिंदु था वो यही इसी बात पर टिका था कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं वो अलग अलग राष्ट्र हैं और इनके बीच सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक रूप से कोई सामान्यता नहीं है। यानी ये सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से बिल्कुल अलग है। 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद इस सिद्धांत को व्यापारिक रूप में देखा गया। यानी देखिए 1947 में जब विभाजन हो गया हमारे देश का, पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो इस सिद्धांत को एक व्यापक रूप से देखा जाने लगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सिद्धांत के आधार पर विभाजन। यानी सिद्धांत के आधार पर किस तरह से विभाजन हुआ। राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन। इसी सिद्धांत के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो गया। हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। देखिए जहां हिंदू रहेंगे बहुल संख्या में वो भारत बना और जहां मुस्लिम रहेंगे बहुल संख्या में वो पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान के भी दो क्षेत्र थे, एक तो पूर्व पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी है, पूर्वी पाकिस्तान जो अब नहीं है। यानी पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो पाकिस्तान बने थे। पाकिस्तान के गठन ने सिद्धांत को एक राजनीतिक यथार्थ के रूप में स्थापित किया। हालांकि यह सिद्धांत भारतीय राजनीति का समाज में व्यापक बहस का कारण बनी और इसी वजह से ये भारतीय राजनीति में एक व्यापक बहस का भी कारण बन गई थी। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे आलोचना। आलोचना को देख लेते हैं। आलोचना में आप लिख सकते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की आलोचना कई प्रमुख नेताओं और विचारकों ने की। क्योंकि ये जो है ये विभाजन का काम कर रहा था, इसलिए बहुत सारे नेता विचारक हैं, इन्होंने इसकी आलोचना की। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इस सिद्धांत को खारिज किया, क्योंकि महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश का विभाजन हो, क्योंकि इनका मानना था कि भारत की विविधता में हिंदू और मुस्लिमों के बीच कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। यानी इनका मानना था कि जो भारत है वो विविधताओं वाला देश है, इसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कोई भी अलगाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज की एकता और अखंडता की बात की, जो धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बनी रह सकती है। यानी देखिए जो हमारी देश की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता ढूंढता है। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, संस्कृति हैं, विविधता हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। तो वही चीज़ महात्मा गांधी और जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने की थी कि हमें विभाजित नहीं होना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी हमने देखा, क्योंकि ये विभाजन करता है इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ, लेकिन इसके साथ ही यह भारतीय समाज में गहरी सांप्रदायिकता, विभाजन और संघर्ष का कारण भी बना। देखिए इसने पाकिस्तान का तो गठन किया ही, लेकिन भारत में भी एक सांप्रदायिकता, जो विभाजन है, संघर्ष है, उसको बढ़ा दिया। यह सिद्धांत न केवल भारत के विभाजन का कारण बनी, बल्कि भारतीय राजनीति में धार्मिक पहचान और राष्ट्रीयता के बीच गहरे भेदभाव का भी उजागर किया गया है। यानी इस सिद्धांत ने सिर्फ भारत का विभाजन ही नहीं किया, बल्कि जो भारतीय राजनीति है उसमें जो धार्मिक पहचान है, राष्ट्रीयता है, उसमें भी एक तरह से भेदभाव उत्पन्न कर दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी और उसके प्रभाव पर एक निबंध लिखिए। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। किस तरह से आप निबंध लिखेंगे, चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल पुरुषों का ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी एक महान और प्रभावशाली भागीदारी से प्रेरित है। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ पुरुषों ने ही भाग नहीं लिया था, बल्कि महिलाओं ने भी बहुत भागे या फिर महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। भारतीय महिलाओं ने समाज में व्यापक पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक बंधनों को चुनौती देते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। क्योंकि देखिए जो हमारा समाज था वो पितृसत्तात्मकता व्यवस्था थी, धार्मिक परंपराएं थी, सांस्कृतिक बाधाएं थी। इन सब के बावजूद जो महिलाएं हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी ली थी। उनका योगदान न केवल भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का एक कदम था, बल्कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को भी प्रभावित करने वाला था। यानी देखिए ये जो है ये सिर्फ स्वतंत्रता के लिए ही नहीं लड़ रही थी, जो भारत में महिलाओं की स्थिति थी उसको भी प्रभावी बनाने के लिए लड़ रही थी। ठीक है, आगे आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे महिलाओं की प्रारंभिक भागीदारी। यानी जो महिलाओं की प्रारंभिक भागीदारी थी उसके अंतर्गत आप लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई। यानी अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाएं हैं उन्होंने जो भागीदारी की थी वो 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू की थी, जब समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय और
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। यानी जब इन लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी, जैसे राजा राममोहन राय हो गए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। हालांकि यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय था, जबकि महिलाओं की भागीदारी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। यानी 1857 की क्रांति के दौरान में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हो गई, जिनकी वीरता और साहस ने उन्हें भारतीय इतिहास अमर बना दिया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भी तो एक औरत ही थी और उनकी वीरता और उनके साहस ने उन्हें इतिहास में एक तरह से अमर बना दिया। क्योंकि आज बच्चा बच्चा जानता है कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय महिलाओं की राजनीति और युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। और इन्हीं की वजह से जो और महिलाएं थी वो प्रेरित हुई कि वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो एक औरत ही हैं। तो इस वजह से और जो महिलाएं थी वो भी प्रेरित हुई। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख महिला नेताओं और उनका योगदान, यानी ऐसी कौन कौन सी प्रमुख महिला हैं और उनका क्या क्या योगदान है। तो पहले हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, देखेंगे इनके बारे में। ये कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के बारे में कई काव्य रचना की। यानी ये जो है ये हिंदी काव्य की एक स्वतंत्र लेखिका थी, जिन्होंने कई रचनाएं की थी स्वतंत्रता के लिए। इनके काव्य में महिलाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से महिलाओं को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अपने जीवन में कई आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग, यानी जो महात्मा गांधी की बीवी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। खासकर चंपारण आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में उनका योगदान महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महिलाओं की तरफ से जाती थी ताकि महिला जो है वो भी सामाजिक रूप से जागरूक हो पाए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत नाइटिंगेल कहा जाता है। वह राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं को संगठित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। यानी देखिए जो सरोजनी नायडू हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की जो संगठन था या ये कहे महिलाओं की जो भूमिका थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारी सुरैया बेगम, जिनकी ये भूमिका 1930 के दशक में विशेष रूप से उभर कर आई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई आंदोलन में हिस्सा लिया और महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य किया। यानी देखिए जो सुरैया बेगम है उनकी जो भूमिका है वो 1930 के दशक में उभर कर आई और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के जो आंदोलन थे उसमें अहम हिस्सा निभाया और महिलाओं को जागरूकता फैलाने और महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे महिला और संघर्ष का कारण, यानी महिलाएं जो थी वो संघर्ष क्यों कर रही थी, क्या कारण थे, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महिलाओं की भागीदारी के कारण कुछ विशेष कारण थे। अब कौन कौन से थे? पहला आप लिखेंगे गांधी का आह्वान, यानी इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महात्मा गांधी ने महिला सहभागिता को बढ़ावा दिया। यानी जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने महिलाओं की जो सहभागिता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि महिला सशक्तिकरण से ही स्वतंत्रता संग्राम को सफलता मिल सकती है, क्योंकि महिला जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इसी वजह से उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने और स्वतंत्रता में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा उन्हें पता था, इसलिए इन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया। गांधी ने महिलाओं को सहमति और संघर्ष के लिए प्रेरित किया, खासकर नमक सत्याग्रह और नमक कानून के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सामाजिक बदलाव। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अपनी ही सामाजिक स्थिति को चुनौती दी। वह केवल घर के दायित्वों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भाग लिया और राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़ी। यानी देखिए इन्होंने केवल घर तक जो सीमित भूमिका थी उसको छोड़ के जो सार्वजनिक जीवन है या ये जो समाज है उसमें भूमिका निभाना शुरू किया और राष्ट्रीय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया, उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। ठीक है, अब हम देखेंगे महिलाओं की भागीदारी का प्रभाव, यानी जो महिलाएं भागीदार बन रही थी उसका क्या प्रभाव निकला। तो पहला हम देखेंगे सामाजिक सशक्तिकरण, किस तरह से महिलाओं की भागीदारी ने समाज में उनकी स्थिति को मजबूत यानी देखिए जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है उसको मजबूत किया समाज में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं की आत्म सम्मान और समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति, किस तरह से महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम उठाए। भारतीय संविधान में महिलाओं को मताधिकार और समान अधिकार प्राप्त हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान परिणाम था। यानी देखिए जो महिलाएं हैं उनको जो भारतीय
राजनीति है उसमें समान अधिकार मिलने लगे, मतदान का अधिकार मिला, जो कि उनके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से ही है, या ये कहें उसका ही परिणाम उन्हें ये मिला था। ठीक है, अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और मानसिक दबाव, यानी सांस्कृतिक और मानसिक दबाव किस तरह से महिलाओं ने भारतीय समाज में अपनी सांस्कृतिक और मानसिकता को चुनौती दी, क्योंकि जो भारतीय समाज है वो ये मानता है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो मानसिकता है, वो सिर्फ यही मानते हैं कि जो लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती। पर महिलाओं ने अपने युद्ध में, या ये कहें संघर्ष में, या ये कहें आंदोलन में उतर कर ये जो मानसिकता है इसको चुनौती देने का कार्य किया। इस संघर्ष ने समाज में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले और उन्हें प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर दिया। कि अब देखिए जो महिलाएं हैं उन्होंने लोगों को गलत साबित ठहराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो लोग ये सोचते थे जो महिला है वो सिर्फ घर ही संभाल सकती है, उन्होंने देश संभालना शुरू कर दिया। अब उन्हें भी लगने लगा कि एक महिला सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा देश संभाल सकती है। इसकी वजह से उनकी जो और अपॉर्चुनिटीज़ थी, या ये कहें और जो चीज़ें थी और जो क्षेत्र थे, अब उनमें भी उनके जो अवसर थे वो बढ़ने लगे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्ण था। उनके संघर्ष ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को बल प्रदान किया, बल्कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को भी एक नई दिशा दी। क्योंकि देखिए जो महिलाएं थी उन्होंने भारतीय समाज में जो अपनी स्थिति है मजबूती नहीं दी, बल्कि एक दिशा भी प्रदान की। महिलाओं की भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता और समानता केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, बल्कि महिलाओं का भी है। क्योंकि देखिए महिलाओं की जो ये भागीदारी थी उसने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जो स्वतंत्रता है और जो अधिकार है वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी समान है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया और उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में समान अवसर मिलने लगे। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के बाद में लोगों को ये पता चलने लगा, स्पेशली जो पुरुष होते हैं उन्हें ये पता चलने लगा कि जो एक महिला होती है वो किसी पुरुष से कम नहीं है। अगर वो ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए जो महिलाओं की परिभाषा दी जाती थी उसको चेंज किया गया स्वतंत्रता के बाद, और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसके अवसर दिए गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की जाति प्रथा के बारे में क्या विचार थे, यानी जो महात्मा गांधी हैं इनकी जो विचार थे जाति प्रथा के बारे में ये आपको बताना है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी की जाति प्रथा के लिए क्या विचार थे। तो इसमें आप लिखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या जाति प्रथा पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसे समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। क्योंकि महात्मा गांधी भी ये चाहते थे कि जो जाति व्यवस्था है उसको समाप्त किया जा सके और सभी लोगों को समान लाया जा सके। जाति प्रथा भारतीय समाज की एक पुरानी कुप्रथा थी जिसमें समाज को ऊंचा नीचा, शुद्ध शुद्ध अपवित्र के आधार पर विभाजित किया गया था। क्योंकि जो जाति प्रथा थी उसमें जो भारतीय समाज है उसे पुरानी जो कथाएं ऊंचे नीचे और शुद्ध अशुद्ध के आधार पर विभाजित किया गया था। गांधी ने इसे एक गहरी सामाजिक बीमारी के रूप में देखा और अपनी जीवन और कार्य के माध्यम इसके खिलाफ आंदोलन किए। क्योंकि गांधी जी का मानना था ये एक बीमारी की तरह है जो बढ़ती जाती है, इसीलिए इसका समाधान बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है या आने वाला जो समाज है उसमें ये बीमारी या ये कहीं ये जो भेदभाव है ये ना हो। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे गांधी जी का जाति प्रथा के प्रति दृष्टिकोण, यानी जो गांधी जी हैं इनका जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था। अब हम इनके दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जाति प्रथा का विरोध। इस तरह से गांधी ने जाति प्रथा का भारतीय समाज के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा, क्योंकि यह समाज में असमानता, असहमति और अन्याय को बढ़ावा देती है। उनके अनुसार जाति प्रथा ने भारतीय समाज में धर्म, संस्कृति और सिद्धांतों से दूर कर दिया है। यानी इनका मानना था ये समाज में असमानता, असहमति और अन्याय को बढ़ावा देती है, और जो जाति प्रथा है ये धर्म, संस्कृति और जो मानवता है इसके सिद्धांत को दूर कर देती है लोगों से। उन्होंने इसका स्पष्ट विरोध किया और इसे समाज के लिए हानिकारक बताया। यानी उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बेकार है, समाज के लिए बहुत हानिकारक, तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए, इसको नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हरिजन आंदोलन। हरिजन आंदोलन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं गांधी जी ने अपनी जाति विरोधी लड़ाई की शुरुआत हरिजन आंदोलन से की। यानी जो गांधी जी हैं इन्होंने जो जाति विरोधी जो लड़ाई थी वो हरिजन आंदोलन से शुरू की थी। हरिजन शब्द का अर्थ था ईश्वर के लोग, यानी हरिजन शब्द है इसका अर्थ ही ये था कि ईश्वर के लोग, जिससे उन्होंने अस्पृश्य समुदायों के लिए प्रयोग किया। यानी इन्होंने जो ये हरिजन शब्द है वो अस्पृश्य जो लोग थे उनके लिए यूज किया था, ताकि वो बता सकें कि ईश्वर के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते भैया, ये ईश्वर के लोग हैं। क्योंकि सभी लोग जो हैं वो ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो हम किसी के साथ सिर्फ जाति या ऐसी छुआछूत
जैसी चीजें नहीं कर सकते। गांधी जी ने अछूत शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया, यानी देखिए जो सभी लोग अछूत शब्द का प्रयोग करते थे, पर गांधी जी अछूत शब्द की जगह जो हरिजन शब्द है उसका प्रयोग करते थे उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपमानजनक और नकारात्मक माना, क्योंकि ये जो अछूत शब्द है ये एक अपमानजनक और नकारात्मक शब्द है। उनका उद्देश्य था कि समाज में इन समुदायों को सम्मान मिले और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और समाज में उनके साथ समान व्यवहार हो सके। उन्होंने हरिजन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और धार्मिक अनुष्ठानों के समान अवसर भी वकालत की ताकि सभी लोगों को समान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल सके। अब हम देखेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन किस तरह से। गांधी ने अस्पृश्यता को एक धार्मिक और सामाजिक अवरोध माना, क्योंकि इनका मानना था ये जो है ये धार्मिक और सामाजिक एक अवरोध है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये कोई स्थान नहीं रखता और यह पूरी तरह से सत्य है। उनका मानना है सभी मनुष्य भगवान के समान है और इसीलिए किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से नीचा नहीं किया जा सकता या नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जो सभी व्यक्ति हैं या ये कहें सभी जो मनुष्य हैं वो भगवान के समान ही होते हैं, इसलिए उनकी शारीरिक या मानसिक या फिर सामाजिक रूप से उन्हें नीचा या फिर नीचा नहीं माना जा सकता। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ कई आंदोलन और सत्याग्रहों का आयोजन किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन था, जिसकी वजह से जो गांधी जी हैं उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जो अस्पृश्यता है और जो भेदभाव थे इनको खत्म करने का प्रयास किया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा हिंदू धर्म में सुधार। किस तरह से हिंदू धर्म में सुधार की मांग की गई थी इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि इनका लक्ष्य हिंदू धर्म को सुधारना था, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा छुआछूत या फिर ऐसी ऊंच नीच चीजें देखी जा सकती थी, ना कि इसे छोड़ना। यानी हिंदू धर्म में जो सुधार है वो करना है, ना कि इसको छोड़ देना। वह मानते थे कि हिंदू धर्म में जातिवाद का विरोध करने की क्षमता है और समाज की समानता और भाईचारे का संदेश दे सकते हैं। यानी देखिए इनका पूरा मानना ये था कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो जातिवाद है और ये जो व्यवस्था है इससे लड़ने की पूरी क्षमता है, और जो भाईचारा है उसको बढ़ाने का भी पूरा संकेत है इनके पास में। उन्होंने अपनी सुधार आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज के भीतर व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया, और इसी वजह से जो इन्होंने सुधार आंदोलन किए थे उन्होंने हिंदू समाज में एक व्यापक बदलाव और व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया था। अब आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण। गांधी जी का मानना था कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि आध्यात्मिक संघर्ष भी है, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक संघर्ष करें तो ज़्यादा जल्दी जो लोग हैं वो समझ पाएंगे और ये जो भेदभाव हैं उनको ख़त्म करवाएंगे। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करता वह समाज का सच्चा धर्मज्ञ नहीं है। यानी जो व्यक्ति समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने का कार्य नहीं करता वो समाज का एक सच्चा धर्मज्ञ नहीं हो सकता। उनके अनुसार समाज में एक सच्ची धार्मिकता और मानवता जातिवाद के खिलाफ खड़े होने में है, तभी हम एक धार्मिक और मानवतावादी जो समाज है उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा गांधी जी के विचारों का प्रभाव। यानी जो गांधी जी हैं इनके जो विचार है इनका क्या प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी के विचारों ने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इन्होंने ही जो जातिवाद के विरोध में आंदोलन चलाए थे वो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े हुए थे। उनका हरिजन आंदोलन और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उन्मूलन किए गए प्रयासों ने भारतीय समाज को जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ जागरूकता की, क्योंकि इनके अनुसार जो हरिजन और जो आंदोलन चलाए गए थे उन्होंने जो जाति व्यवस्था है और जो जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव थे उनके खिलाफ जागरूकता फैलाई थी। गांधी जी के विचारों ने समाज में बदलाव की लहर पैदा की। हालांकि जातिवाद की समस्याओं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई, लेकिन गांधी जी ने इसे समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो जाति व्यवस्था है वो समाप्त हो गई है, अब जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि गांधी जी ने इन्हें समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कदम उठाए थे, जो कि अभी हमने देखा है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। के निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जाति प्रथा के बारे में दृष्टिकोण भारतीय समाज में समानता और न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने इसे न केवल एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी चुनौती दी, क्योंकि इनका मानना था ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि जो हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसके लिए भी एक चुनौती है। इनके द्वारा उठाए गए कदम और आंदोलन ने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ
जागरूकता फैलाने और हरिजनों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो जातिवाद है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जागरूकता उठाई थी। और जो हरिजन लोग थे, यानी जो वो हम ये कह सकते हैं निचली जाति के लोग थे, उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या ये कहें उनकी रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी का यह संघर्ष भारतीय समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि गांधी जी के जो ये संघर्ष थे, इन्हें भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए एक मील के पत्थर की तरह ही साबित हो गई थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ हमारे जो होल बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, इन सभी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी जो यूट्यूब की मेंबरशिप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन तक पहुँच पाएँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।